बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये बच्चों। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.50 into 10 to the power minus 2 centimeter square is stressed well within its elastic limit horizontally between two pillars। एक वायर दो पिलर्स के बीच में स्ट्रेस्ड है, ठीक है, जिसकी हमको लेंथ गिवन है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। अ मास ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट। बच्चों अब इस वायर के सेंटर पर 100 ग्राम का मास सस्पेंड किया जाता है और ये मास सस्पेंड करने की वजह से वायर में कितना डिप्रेशन आ जाएगा, मतलब वायर कितना नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये बताना है। इसको हम फिगर से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें गिवन है कि एक वायर है 1 मीटर लेंथ का। सपोज ये हमने यहाँ पर ले लिया कि 1 मीटर लेंथ का कोई वायर है, तो यहाँ सपोज ये इस तरीके से है, स्ट्रेस्ड कंडीशन में है। ये 1 मीटर लेंथ है इसकी। अब इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके जस्ट यहाँ पर ये सेंटर में यहाँ 100 ग्राम का मास सस्पेंड किया जाता है। ये mg है। mg की वैल्यू हमको यहाँ m की वैल्यू गिवन है 100 ग्राम, तो उससे हम ये फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब जब इस तरीके से यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वायर क्या होगा, ऐसे बैंड हो जाएगा नीचे की तरफ। सपोज ये यहाँ तक बैंड हो जाता है। वैसे बहुत कम बैंड होगा ये, लेकिन हम फिगर को समझने के लिए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे काफ़ी ज़्यादा बैंड हो रहा है, ये इतना ज़्यादा बैंड हो रहा है जिससे कि फिगर हमें क्लियरली समझ में आ जाए। ये है डिस्टेंस इसकी पूरी, ये 1 मीटर की है। ये मिड पॉइंट है। हम ये मान लेते हैं कि ये है A, यहाँ पर B, और इसको मानते हैं कि ये C, और इसको मान लेते हैं कि ये D है। तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये 0.5 मीटर होगी, ये भी 0.5 मीटर होगी। ठीक, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लिया और इसको हम बोल देते हैं कि ये जो 0.5 मीटर है ये है L1 और इधर ये लेंथ है L2। हमें फाइंड क्या करना है, डिप्रेशन, मतलब ये वैल्यू CD फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं हम कि ये है x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और जब फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो उसमें फिर हम वैल्यूज रख देंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। बच्चों यहाँ पर हमको इसकी टोटल लेंथ गिवन है, जिसको हम L लिख लेते हैं कि L हमको गिवन है 1 मीटर। इससे हमने L1 निकाल लिया, ये 0.5 मीटर आ गया। हाँ, हमको इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, तो A इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको इसमें एरिया गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 है। अब -2 है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम 10 टू द पावर -2 ये पावर और लेंगे और उसका स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब हमको स्टील का यंग मॉडुलस पता ही होता है कि स्टील के लिए वैल्यू होती है यंग मॉडुलस की 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे। तो जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे हम। तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इस कंडीशन के लिए हमें डेरिवेशन करना है अब, और उसकी हेल्प से फिर हम x निकालेंगे।
तो अब यहाँ फिगर में देखते हैं कि यहाँ से फिगर से L2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और इसको मान लेते हैं हम थीटा, कि ये इधर थीटा एंगल बना रहा है, इधर भी थीटा ही बनेगा। फिर ये पूरा सिमेट्रिकल हो गया ना ये पोर्शन, तो हम इसीलिए इसका जस्ट हाफ पोर्शन लेके चल रहे हैं कि जो इलोंगेशन है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर जितना ये वायर स्ट्रेच होगा उतना ही ये वायर स्ट्रेच होगा, इसलिए हम सिर्फ इतना पार्ट लेकर ही कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो L2 की वैल्यू ये पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ये आ गई। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब हमको निकालना है पहले यहाँ पर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस निकालना है मीन्स हमें निकालना है F अपॉन A। अब F निकालने के लिए यहाँ इस फिगर को हम फिर से बना लेते हैं। फोर्स फाइंड करना है हमें इसमें, तभी हम स्ट्रेस फाइंड कर पाएंगे। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये वायर जो है ये स्ट्रेच्ड है, इसलिए इसमें टेंशन यहाँ पर इस तरीके से टेंशन एक्ट करेगा, यहाँ पर भी टी टेंशन, यहाँ पर भी टी टेंशन। अब इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं हम। इधर वाले टी के लिए कंपोनेंट ये और एक इधर की साइड, इस वाले टी के लिए एक ये कंपोनेंट और एक इधर की साइड। अब इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, यहाँ पर हमने ये एंगल लिया है थीटा। ठीक है, तो जब हम ये थीटा ले रहे हैं इस टी के लिए, तो ये इस साइड हमारा कंपोनेंट आएगा कॉस में और इधर आएगा साइन में, क्योंकि थीटा की साइड क्या आता है कॉस थीटा। इस साइड ये कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, इसके लिए ऐसे ही इसके लिए भी क्या आएगा, ये एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा है, तो इसके लिए भी टी कॉस थीटा आएगा ये वाला कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 2t कॉस थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इधर ये कंपोनेंट टी साइन थीटा और इधर भी ये टी साइन थीटा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो गए और ये ऐड होके इसको बैलेंस कर रहा है। मीन्स हमारे पास यहाँ फिगर से आ जाएगा mg इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो t है यही क्या है, यही तो फोर्स है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इसको हम लिख दें 2f कॉस थीटा, ये टेंशन जो है यही तो फोर्स लग रही है यहाँ पर। तो इससे हमारे पास f की वैल्यू आ गई mg अपॉन 2 कॉस थीटा, ये f आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होगा बेस, क्योंकि थीटा की साइड होता है बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये है x अपॉन L2। तो कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन L2 वो हम यहाँ पर रख देंगे, mg अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया ये x अपॉन L2, ये L2 चला गया यहाँ, तो f इज इक्वल टू आ गया mg L2 अपॉन 2x। अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स f अपॉन a, तो f अपॉन a क्या आ जाएगा, mg L2 अपॉन 2ax। यहाँ पर हम L2 की वैल्यू रख देंगे mg अपॉन 2ax, और ये जो L2 है इसको हम क्या लिख रहे थे, यहाँ हमने लिखा था ना ये एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये L2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2। बच्चों L1 के कंपैरिजन में x की वैल्यू बहुत कम होगी, ये तो है 1/2 मीटर लेंथ का वायर, लेकिन 100 ग्राम वेट से वो बहुत थोड़ा सा ही बैंड होगा, तो x की वैल्यू L1 के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, इसलिए हम इस x को नेग्लेक्ट कर देंगे। हियर x इज़ वेरी लेस देन L1, तो जब ये बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और इसको नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास f अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, f अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं कि जब हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया x को, तो mg L1 स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट अपॉन 2ax, mg L1 स्क्वायर और इसकी पावर है 1/2
और यहाँ 2ax। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgl1 अपॉन 2ax। ये हमारे पास एफ ए की वैल्यू आ गई है। मतलब अभी हमने ये स्ट्रेस निकाल लिया। अभी बच्चों सिर्फ हम फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं जो हम यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अब ये तो हमारे पास आ गया एफ अपॉन ए। अब देखते हैं हम फॉर स्ट्रेन। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, L2 माइनस L1। तो यहाँ L2 की वैल्यू रख देते हैं L1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस L1। अब यहाँ बच्चों हम ये इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हम लगाएंगे अब बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसके लिए पहले हम L1 कॉमन ले लेते हैं। तो L1 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, और पावर कितनी है 1/2 माइनस L1। अब हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो L1 और यहाँ पर अब हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2L1 स्क्वायर। और इधर और हायर पावर्स टर्म्स आ जाएंगी, तो हम बस इसी तरह से लिख देते हैं इसमें हायर ऑर्डर टर्म्स, और ये माइनस L1। अब बच्चों ये वैल्यू ही काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो और आगे की वैल्यू जिनकी पावर और ज़्यादा है वो तो और भी छोटी वैल्यूज़ होंगी, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो L1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 स्क्वायर माइनस L1, ये रह जाएगा बस यहाँ हमारे पास। तो अब यहाँ L1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो L1 प्लस एक्स स्क्वायर L1 अपॉन 2L1 स्क्वायर माइनस L1। अब ये L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर L1 अपॉन 2L1। तो बच्चों यहाँ हमारे पास डेल्टा L अपॉन L1 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 स्क्वायर। ठीक है ना, इस L1 को हम इस साइड ले आए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, जिसमें हमने एफ अपॉन ए स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड की थी, और ये है स्ट्रेन की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2, यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू रख ली हमने, ये mgl1 अपॉन 2x है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से रखी। डेल्टा L अपॉन L1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 स्क्वायर, ये रख लिया हमने। 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgl1 अपॉन एक्स ए ये लिख लेंगे, और ये L1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर से हो जाएगी जो अपॉन में आएगा। तो ये mgl1 क्यूब आ गया यहाँ पर, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो एक्स क्यूब आ गया। ठीक है ना, और ये ऐसे ही। तो अब यहाँ इस रिलेशन से हमने ये एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली, और एक्स क्यूब के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया mgl1 क्यूब अपॉन वाई ए। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि मीन्स वायर में कितना डिप्रेशन आ जाता है, वायर कितना नीचे की तरफ झुक जाता है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये mgl1 क्यूब अपॉन यहाँ पर ay। तो m की वैल्यू 0.1, g हम 10 ही ले लेते हैं, और यहाँ L1 की वैल्यू, ये L1 कितना है 0.5, तो 0.5 मीटर इसका यहाँ पे क्यूब करना है हमको। एरिया की वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये हो गई, और y की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 फॉर स्टील का यंग मॉडुलस, ये x क्यूब आएगा इससे। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई ये 1 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई ये 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है 0.5 का क्यूब, और पावर्स कितनी 11 माइनस 6, तो यहाँ पर ये 5 आई पावर, और ये 5 ऊपर आके -5 हो गया। ठीक, बस यही बचता है, ये है एक्स क्यूब की वैल्यू।
लेकिन बच्चों क्यूब की फॉर्म में लाने के लिए हम इसको पावर को इस तरीके से लिख लें कि हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सके, तो हम क्यूब रूट इजीली फाइंड कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये तो हमारे पास है ही क्यूब की फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इधर हम इसके साथ ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है ना, ऊपर आके ये -1 और इसमें ऐड हो गया 10⁻⁻6। अब इसको हम 10⁻⁻2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इधर ये हमारे पास 10 ऐसे ही बच गया। ये है x क्यूब की वैल्यू। तो इससे हमारे पास x क्या आ जाएगा, 0.5 × 10⁻⁻2, और इस 10 का क्यूब रूट लेना होगा अब हमको। तो बच्चों ये 10 का क्यूब रूट, ये कुछ वैल्यूज़ ऐसी हमको लर्न होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर अभी हम देख लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं वैल्यूज़ रख देती हूँ। 0.5, इसका 10 का क्यूब रूट बच्चों 2.16 ये होता है, और इधर ये 10⁻⁻2। अब ये कैसे आया क्यूब रूट, ये अभी हम देखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 1.08 × 10⁻²। ठीक, तो 0.01 के अप्रॉक्सीमीटर में लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको यहीं पर ही सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। और x = ये नियरली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इतने का डिप्रेशन आएगा इस वायर में। अब देखते हैं 10 का क्यूब रूट। तो बच्चों जो नंबर इस तरीके के होते हैं कि परफेक्ट क्यूब के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो उनका क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा इजी मेथड होता है। जैसे 10 है, ये 8 के काफ़ी क्लोज है, और 8 2 का क्यूब है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 8 + 2। अब यहाँ 8 जो है इसका क्यूब रूट क्या होता है, 2, तो ये तो 2 हम ऐसे ही लिख लेंगे। इधर ये 2 एक नंबर लेते हैं 3 जो हमेशा आएगा, ये फिक्स वैल्यू है। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर है उसको लिख देते हैं 2 बार ऐसे। तो इससे हम, लेकिन ये जो हमारा मेथड है ये उसी के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो परफेक्ट क्यूब के काफ़ी क्लोज नंबर होते हैं। अब इससे देखिए 2 प्लस, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/6, 2 + 1/6, तो 0.6 1 = 6, और फिर 6 6 = 36, तो ये 2.16 ये आ गया। तो हम क्यूब रूट इस तरीके से कुछ नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।